जय हिंद। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है जीडीपी। जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पादन। जीडीपी का निर्माण सबसे पहले अमेरिका में हुई थी 1930 ईस्वी में। यह क्यों लाया गया था? तो 1930 ईस्वी में अमेरिका में एक महामंदी हो गई थी। बात यहाँ पे उठता, महामंदी क्या होती है सर? महामंदी किसी भी देश के भीतर होने वाली वैसी घटनाएं जो धीरे धीरे उग्र रूप लेने की कगार पर हो जाती है, वह महामंदी कहलाती है। महामंदी 1930 ईस्वी में हुई थी। जब महामंदी अमेरिका में हुई थी ना, उसमें पूरा अमेरिका तहस नहस होने की कगार पर था। उस समय एक व्यक्ति था हर्बर्ट हाउअर। वह हर्बर्ट हाउअर ने सोचा कि हमारे देश अमेरिका जो है इतना ज्यादा नुकसान होने के बाद जरा देखते हैं कि अब हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी पर लटकी हुई है, कितनी पर लटकी हुई, कितना इनकम है एक साल में, वो देखने के लिए प्रयास किया। तब उसके दिमाग में एक कंसेप्ट आया जीडीपी के बारे में। तो जरा सोचो, 1930 ईस्वी में अमेरिका में महामंदी चल रही थी और वहां के लोग सोच रहे थे कि अब हमको एक साल का इनकम देखना है कि भैया कितना हो रहा है, अपने देश के बारे में सोच रहे थे। और उसी टाइम 1930 ईस्वी में हमारा देश में 1930 ईस्वी में भैया ये गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो रही थी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रही थी। अमेरिका वाले लोग 1930 ईस्वी में अपने देश के आय निकाल रहे थे और हमारे देश के लोग 1930 ईस्वी में विदेश जा रहे थे। अब जरा सोचो, जाना भी जरूरी था, नहीं जाते तो भी काम नहीं चलता। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं जाना जरूरी था, लेकिन जाना भी जरूरी था। कहीं ना कहीं फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में किसी के जान बचाने की भी तो बात हो गई थी ना। इसलिए जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें हम लोग दो चीज देखेंगे। पहला, सीमाएं किसको बोलते हैं? सीमा किसको बोलते हैं? तो किसी भी देश के वह क्षेत्र जिसके ऊपर उस देश की कानून व्यवस्था चलती है उसे सीमा कहते हैं। सीमा दो प्रकार की होती है, एक भौगोलिक सीमा और दूसरा राजनीतिक सीमा। भौगोलिक सीमा किसको बोलते हैं? तो वैसी सीमाएं जो किसी देश के डायरेक्ट टच में रहता है, डायरेक्ट भूमि का टुकड़ा टच में रहता है, उसे भौगोलिक सीमा कहते हैं। राजनीतिक सीमा किसको बोलते हैं? तो वैसी सीमा जो डायरेक्ट भूमि का टच में नहीं रहेगा, लेकिन दूसरे जगह रहेगा और दूसरे जगह रहने के बावजूद भी उसके उस क्षेत्र, उस भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर उस देश का ही अधिकार रहेगा, तो उसे राजनीतिक सीमा कहते हैं। जैसे हमारा देश ये दिख रहा है, हमारा देश सोने का चिड़िया, एकदम सोने का चिड़िया था और आने वाले समय में यह हीरे के भी चिड़िया होगा। और हम ये बात देख के जाएंगे, देख लीजिएगा। अभी पुतिन जी आए थे, रूस का राष्ट्रपति, वो हमारे देश में ना S-400 मिसाइल डील करके गए हुए। 3 तो पहले से वर्तमान में था ही, 2 और आने की बात हुई है। जिस समय ये मिसाइल आ गई, हमारा देश फिर से सोने का चिड़िया कहलाने लगेगी। और इस सोने की चिड़िया से हीरे की चिड़िया में आने के लिए हमारा देश को वीटो पावर लाना पड़ेगा। अब भैया वीटो पावर क्या होता है वो हम आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि वीटो पावर क्या होता है। जिस दिन हमारे देश का वीटो पावर आ गया ना, उस दिन हमारे देश सोने की चिड़िया से बदलकर हीरे की चिड़िया में चली जाएगी। और ये जिस तरह से मोदी जी इधर उधर पलायन कर रहे हैं, कभी साउथ कोरिया तो कभी अबर गए इथोपिया गए हैं, और चीन, ये अमेरिका, इस तरह से संबंध बना रहे हैं। जल्द ही हम लोग एक खुशखबरी सुनने वाले हैं कि भारत के पास एक अपना वीटो पावर आ गया है। और जिस दिन वीटो पावर आ गया हमारे देश के पास, फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया से बदल जाएगी हीरे की चिड़िया में। और हम अपना ये जन्म में देख के जाएंगे, आप भी देख के जाइएगा। अब मेरे बातों को याद रखिएगा कि हम बोले थे और ये बात हुई कि नहीं हुई। अब ये हमारा देश है, इस देश का जो एक क्षेत्र है, यह एक अपना टच में क्षेत्र है। जैसे पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश है, ऊपर में भैया जम्मू कश्मीर, नीचे में कन्याकुमारी, इधर है गुजरात। ये चारों एक डायरेक्ट हमारा टच में है, तो यह कहलाएगा भैया भौगोलिक क्षेत्र। लेकिन जरा सोचो, अरुणाचल प्रदेश को चीन क्या बोलता है कि हमारा क्षेत्र है? अरे बैल कहीं का, अरुणाचल प्रदेश भारत माता का अंतिम अंचल है। और पता है, आंख का आंसू माता का अंतिम अंचल से पोछा जाता है। तो बकलोल ये अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी राजधानी ईटानगर है। यहाँ पे आओगे ना तो ईटानगर नाम ही है उसका, ईटानगर। ईटा से मार मार के कपाट तोड़ देगा इंडियन आर्मी। बोलता है हमरा है चीन बोलते है अरुणाचल प्रदेश हमरा है, उसका है जी, कभी नहीं उसका रहेगा, थोड़ देगा, ऐसे बस चल जाएगा ऊपर। अभी अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर 370 हट गया, कन्याकुमारी नीचे, ये सारे क्षेत्र हमारा एक भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पे जो भी कानून व्यवस्था दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी करेंगे, वह पूरा देश में लागू होगा, हर एक राज्य में लागू होगा। बशर्ते नियम कानून पे एक अलग बात हो जाती है। लेकिन ये जो चीन बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, वो अपने अधिकार जमाना चाहता है, लेकिन उसका
है नहीं। लेकिन जरा सोचो, हमारा देश जो है वो वेस्ट साइड इंडोमान निकोबार है, जिसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इंडोमान निकोबार का एक छोटा सा खासियत बताते हैं हम आपको। इंडोमान निकोबार में एक जेल है, सेलुलर जेल, जिसे काली पानी का जेल भी कहा जाता है। उस जेल में ना 1830 के दशक में चोट्टा अंग्रेज लोग हमारे हिंदुस्तानियों को, क्रांतिकारियों हिंदुस्तानियों को कैद करके यही इंडोमान निकोबार में भेजता था, और वहां पे उसको मौत देता था, एकदम बदतर तरीके से मौत देता था। हमारे देश का एक महान क्रांतिकारी वीर सावरकर, जिनको यही काली पानी का जो जेल था उसी में डाल के उसको मार शहीद कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में इंडोमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है, जो एक हमारे देश की केंद्र शासित प्रदेश है, वह इस जगह पे है, नीचे में। तो क्या ये इंडोमान निकोबार हमारा देश से दूर में है, डायरेक्ट तो संपर्क में नहीं है, तो क्या यह भौगोलिक क्षेत्र हुआ? नहीं, ये राजनीतिक क्षेत्र हुआ। राजनीतिक क्षेत्र का मतलब भले ही देश के दूर में हो, लेकिन अगर कानून व्यवस्था जिस हमारे देश में चलेगा भौगोलिक क्षेत्र वाला जगह पे, वह नियम उसका राजनीतिक सीमा पर भी पड़ने वाला है। जैसे अमेरिका अभी वर्तमान में 40 से लगभग 50 देशों के ऊपर सैन्य अड्डा बना दिया है। वह सैन्य अड्डा जैसे बनाया है, अमेरिका में जो सैन्य अड्डा के लिए कानून बनेगा वह पूरा जगह पे बन जाएगा। तो अमेरिका एक अपना भूमि का टुकड़ा का भौगोलिक क्षेत्र, लेकिन जिस जिस जगह पे फैला हुआ उसका राजनीतिक क्षेत्र कहलाएगा। ये इंडोमान निकोबार है। तो आशा है कि आप लोग राजनीतिक सीमा और भौगोलिक सीमा समझ गए होंगे। वस्तु किसको कहते हैं? तो वस्तु किसी भी पृथ्वी पर पाया जाने वाले वैसे पदार्थ जिसका एक निश्चित आयतन, जिसका एक निश्चित द्रव्यमान, जिसका एक निश्चित जो जगह घेरती है, वजन होती है, उसे वस्तु कहते हैं। वस्तु का मूल्य और वस्तु का सेवाएं किसको बोलते हैं? मूल्य का मतलब होता है किसी का कॉस्ट, प्राइस, लागत। वस्तु का मूल्य कि जब भी किसी वस्तु को खरीदने के लिए हम उसके बदले में उसको पैसा देते हैं। जैसे मेरे पास 100 रुपया है, हम 100 रुपये का कोई चीज खरीदने के लिए गए हैं। अब भैया उस वस्तु का जितना एक अपना मूल्य है वह उस वस्तु का मूल्य कहलाएगा। मूल्य कहलाएगा। जैसे हम 5 रुपये मेरे पास है, हम किसी दुकान में 5 रुपए दिए, बिस्किट लेने के लिए गए, तो भैया पैसे के बदले में हमको क्या दिया? बिस्कुट दे दिया। लेकिन कुछ साल पहले यह वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी कि भैया वस्तु के बदले वस्तु देना था, तो 5 रुपए दिए, वस्तु दे दिया, तो वह उस वस्तु का मूल्य कहलाएगा, वस्तु का मूल्य। जैसे जब किसी लड़का का मैरिज होगा तो उसका भी एक अपना अपना मूल्य होता है। जैसे कोई तिलक ले लिया, जैसे कोई तिलक ले लिया 51 रुपया, तो उस लड़का का मूल्य क्या है? 51 रुपया। वस्तु का मूल्य 51 रुपया। वस्तु की सेवा किसको बोलते हैं? तो भैया पैसे के बदले कोई सामान ना देकर बशर्ते आपको फील करवा देगा, आपको महसूस करवा देगा कि आपको कोई चीज मिल गया है, तो वह सेवा कहलाएगा। जैसे आप एसके जैत रिसर्च सेंटर में कोचिंग पढ़ते हैं, आपको फी लगता है, तो आप हमको जो मंथली में फी देते हैं, क्या हम उस फी के बदले आपको कुछ देते हैं? कोई चीज नहीं देते हैं, बशर्ते आपको ज्ञान देते हैं। अब ज्ञान कोई ऐसा चीज है नहीं जो आप उसको पैकेट टुकेट में रख सकते हैं। आपको ज्ञान देंगे तो आपको फील होगा, महसूस होगा कि हमको ज्ञान मिल सकता है, तो वह सेवा कहलाता है। दूसरी चीज, आपको यहाँ से मान लो चौपारण जाना है, तो भैया टेम्पू पर बैठेगा तो आप उसको 20 रुपये दीजिएगा। तो 20 रुपये दीजिएगा, तो 20 रुपये का बदले में आपको क्या दिया? आपको कुछ नहीं दिया, बशर्ते आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया, तो यह उसका सेवा कहलाता है। जैसे ब्यूटी पार्लर में कोई लड़की घुसी एकदम मंगरेला टाइप से, एकदम पूरा काली एकदम लड़की घुसी, और उधर से निकल गई एकदम पूरा भभकते हुए, एकदम पूरा वो माय गॉड, एकदम पूरा चमकते हुए निकल गई। तो वहां पे चमगादड़ गई और परी निकली। तो चमगादड़ से परी बनने के लिए भैया पैसा तो दी होगी, पोती होगी, ब्यूटी, फेबरला, लिपस्टिक, काजर सब लगाई होगी। तो वह उसको लगाई, लेकिन चमगादड़ से क्या बन गई? परी। तो वह उसको वह पैसा दी, तो पैसा के बदले कुछ सामान नहीं मिला, बशर्ते उसको सेवा हुआ, तो यह कहलाया सेवा। जीडीपी क्या होता है अब हम लोग समझेंगे। जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बच्चे, जीडीपी का मतलब होता है किसी देश के भीतर एक साल में उत्पादित होने वाली वस्तु का मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। यहाँ पे बात होती है एक साल का, एक साल ही होना चाहिए, दूसरा साल नहीं, एक साल का बात होनी चाहिए। जैसे मान लो बच्चे कि बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में आकर फैक्ट्री लगाई बैठी है। जैसे उत्तर कोरिया का एक कंपनी है सैमसंग, गूगल का कंपनी है अमेरिका का, और यूट्यूब जो है वो अमेरिका का है। भैया गूगल अमेरिका, यूट्यूब अमेरिका, लेकिन उसका ब्रांच तो हमारे देश में भी है, क्योंकि भैया गूगल का सीईओ ही भारत का है, सुंदर पिचाई। अब वो जो है
सब चीज कंपनी हमारे भारत देश में, वह कंपनी हम दो ठो कंपनी को लेकर चलते हैं और पूरा जीडीपी को निचोड़ के बैठा देते हैं। जीडीपी में मान लीजिए दो कंपनी हमारे देश में है, एक टाटा है और एक सैमसंग है। आपको भली भांति पता होगा कि टाटा हमारे देश की कंपनी है और सैमसंग उत्तर कोरिया की कंपनी है। टाटा जो है एक साल में वस्तु को बनाया बेचा 100 रुपया बनाया। कितना रुपया बनाया? 100 रुपया बनाया। अब भैया सैमसंग जो कंपनी है वो बनाया तो था अधिक, लेकिन हमारे देश में 10 रुपया उसका बचा। तो एक साल में 100 रुपया टाटा बनाया और 10 रुपया बनाया कौन? सैमसंग बनाया। तो हमारे देश की जीडीपी कहलाएगी 110। कितना कहलाएगी? 110। और ध्यान रहे जीडीपी अमेरिका से आया था और अमेरिका में 3 जीरो प्रणाली लागू होता है। अब 3 जीरो प्रणाली क्या होता है? अगर 3 जीरो रहेगा भैया तो 1000, ये 3 जीरो आर रहेगा तो भैया मिलियन, 3 जीरो आर रहेगा तो बिलियन और 3 जीरो आर रहेगा तो ट्रिलियन। क्या क्या बोले? 1000, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। ट्रिलियन। तो अमेरिका में 3 जीरो प्रणाली का इस्तेमाल होता है, जबकि भारत में 2-2 जीरो की प्रणाली का इस्तेमाल होती है। 100 रुपया टाटा, 10 रुपया सैमसंग, हमारे देश की जीडीपी कहला गई 110। जीडीपी आप उसी तरह से समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल से समझिए। आपके इतना बड़ा घर है, उस घर में ना आपका घर का मेंबर ही एक काम करता है जो एक साल में 100 रुपया कमाता है, और आपके घर में एक नौकर काम करता है जो कमाता है लेकिन 10 रुपया ही आपके घर में बचा कर देता है। तो आपके घर में 100 रुपया और नौकर जो कमाया 10 रुपया, तो ये टोटल कहलाया आपका घर की जीडीपी। समझ में आ गया जीडीपी क्या होता है? कि मतलब एक देश के अंदर चाहे वह कंपनी किसी का भी देश का हो, अगर हमारे भारत देश में आ गया है और हमारे भारत देश की ही कंपनी हमारे भारत देश में है, तो वह अन्य देशों से आए हुए कंपनी का एक साल का उत्पादन और हमारे देश की कंपनी का एक साल का उत्पादन दोनों को मिला देंगे तो हमारे देश का जीडीपी कहलाएगा। जीडीपी कहलाएगा। समझा कि जीडीपी क्या होता है? आप समझिए जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब भैया ये क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन। ये क्या होता है? मान लीजिए जीडीपी और जीएनपी में थोड़ा सा अंतर है। अभी हम बोले कि भैया जीडीपी में 100 रुपया टाटा बनाया, 10 रुपया सैमसंग बनाया, तो हमारे देश की जीडीपी 110। कितना है? 110। बच्चे जीएनपी क्या होता है? कि मान लीजिए कि आपका भारत देश है, भारत देश में टाटा बना रहा था कितना? टाटा 100 रुपया बना रहा था। टाटा कितना रुपया कम बना रहा है? 100 रुपया बना रहा है। लेकिन जरा सोचो, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हमारे देश में जो लोग हैं वो सारा लोग भारत देश में ही काम करते हैं? तो नहीं, अमेरिका में भी काम करते होंगे, जापान में भी काम करते होंगे, पाकिस्तान में कैसे काम करेगा? मतलब हरामी लोग लोग तो काटते खा जाएगा, उन लोग कुछ खा जाएगा उन लोग। नहीं, पाकिस्तान में भले दूतावास ही सब रहता होगा, तो पाकिस्तान नहीं, चीन में जाता होगा, बहुत दूर दूर जाता होगा, कमाए सऊदी अरब जाता होगा। भैया सऊदी अरब फेमस, सऊदी अरब जाता होगा। तो मान लीजिए कि टाटा जो एक साल में 100 रुपये ने कमा के रखा था, जो बाहर में जो एक आदमी लोग को हम दे, एक आदमी माने, वैसे तो बहुत सारे आदमी हो सकते, एक आदमी माने कि कोई जो मान लो कि एक लड़का है जिसका नाम है पीयूष। ये पीयूष जो है भारत का ही है, लेकिन यह विदेश में जाकर काम करता है। अब ये विदेश में जाकर काम करेगा भैया तो कुछ पैसा तो कमाएगा। अब जैसे कुछ पैसा कमाया तो मान लेते हैं कि यह कमाया कितना रुपया? 20 रुपया कमाया। 20 रुपया कमाया। अब जरा सोचो 20 रुपया कमाएगा सऊदी अरब में, तो 20 रुपया कहाँ भेजेगा? इंडिया भेजेगा? सऊदी अरब में रहेगा? नहीं ना, 20 रुपया अपने परिवार चलाने के लिए भेजेगा भैया इंडिया। तो 20 रुपया भेजा कहाँ? इंडिया भेज दिया। तो 100 रुपया टाटा का था, 20 रुपया सऊदी अरब से जो पीयूष कमा के भेजा था उसका था। तो हमारे टोटल कितना हो गया? 100 रुपया टाटा का, 20 रुपया पीयूष कमाया था उसका, तो हो गया 120 रुपया। तो बच्चे जीएनपी का मतलब होता है कि हमारे देश का अपना कंपनी जो हमारे देश में काम कर रहे हैं, और हमारा देश का रहने वाले लोग जो विदेश में काम करके पैसा धका इंडिया भेज रहे हैं, तो उसका अपना कंपनी का कमाया हुआ एक साल का प्रॉफिट और विदेश से मिल रहे लोगों को कमाया हुआ एक साल का प्रॉफिट, वो दोनों को जोड़ देंगे
तब कहलाएगा जीएनपी। तो आप जरा बताइए बच्चे, जीडीपी बढ़िया कि जीएनपी बढ़िया? वेरी गुड, तो जीएनपी बढ़िया होता है। आप जरा सोचो कितना बढ़िया बात है, लोगों को जीडीपी नहीं समझ में आता है। तो जरा मान लो 100 रुपये तो टाटा सेम जगह पे कमाया भैया, 100 रुपया यहाँ पे भी दिया और 100 रुपया यहाँ पे भी दिया, ठीक। सैमसंग वाला कंपनी जो है वो 10 रुपया ही दिया भारत को, 10 रुपया ही दिया भारत को, तो वह जीडीपी मतलब विदेश वाला कंपनी हमारे भारत में आके जितना पैसा दिया सो, और भारत वाला कंपनी जो कमाया सो, एक साल में दोनों को जोड़ देंगे जीडीपी कहा जाएगा। जीएनपी विदेश में रह रहे लोगों जो कमाया, हमारे देश के लोग पैसा एक साल का सो, और हमारे देश में रह रहे कंपनी जो कमाया सो, दोनों को जोड़ देंगे तो जीएनपी हो जाएगा। मान लो कि तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन, एक जीडीपी जो है वो बड़ा हो सकता है जीएनपी से, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि भैया जीडीपी जो है वो बराबर हो सकता है जीएनपी का, और तीसरा कंडीशन हो सकता है कि सर जीडीपी जो है उससे बड़ा हो सकता है जीएनपी। आप जरा बता सकते हैं कि तीनों में क्या क्या सिचुएशन आया होगा जो बराबर हो गया होगा? कंपनी जो 10 रुपया दिया था, कितना रुपया दिया था? 10 रुपया दिया था भैया। 10 रुपया जब विदेश वाला दिया, 10 रुपया कितना रुपया दिया? 10 रुपया ही दिया हमारे देश में, विदेश वाला कंपनी भारत में रह करके 10 रुपया दिया। लेकिन जो हमारे देश के लोग जो बाहर में रह रहे थे वो कितना रुपया दिए? 20 रुपया दिए। तो जरा बताओ हमारे देश का जीडीपी बड़ा होगा कि जीएनपी बड़ा होगा? अरे बैल कहीं का, जीडीपी विदेश वाला कंपनियां रह के 10% दिया, 10%, लेकिन हमारे देश वाले लोग बाहर में रह रहे हैं और वो 20% दिया। तो हमारा जीएनपी बड़ा होगा कि जीडीपी? जीएनपी बड़ा होगा सर। क्यों? क्योंकि बाहर वाला 20%, यहाँ वाला 10% दिया, तो जीएनपी बड़ा हो गया सर। लेकिन जरा सोचो, जीएनपी यहाँ जीडीपी बड़ा है और यहाँ पे जीएनपी छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ? बाहर वाला, भारत में जो विदेश वाला कंपनी रह रहा है भारत में, वह कंपनी 10 रुपया दिया, तो बाहर वाला हमारे देश में रह रहे वो 5% दिया होगा, तब तो जीडीपी बड़ा हुआ। यस सर। अच्छा, जीडीपी बराबर जीएनपी कैसे हो जाएगा? तो भैया भारत में जो विदेश वाला कंपनी 10% दिया, तो हमारे देश वाले लोग भी बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, वो भी 10% दिया होगा, तब तो जीडीपी जीएनपी से बराबर हुआ होगा। यस सर। जीडीपी छोटा होगा जीएनपी से, इसका मतलब जरा बताओ, जीडीपी में 10% दिया था, 10% दिया था रे, और बाहर वाले लोग कितना टका दिया? 20% दिया, तो हमारे भारत देश में जीएनपी बड़ा हो जाएगा जीडीपी से। तो आप जरा बताइए बच्चों, जीडीपी बढ़िया कि जीएनपी बढ़िया? जीएनपी बढ़िया। तो हमारे देश का जीडीपी भले ठीक ठाक हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन जीएनपी एकदम बराबर होना चाहिए। अब जीएनपी बड़ा होने के लिए भैया कुछ काम भी करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? जो हमारे देश में रह रहे लोग जो विदेश में काम कर रहे हैं, वह लोगों को पैसा को ऊपर सरकार को टैक्स नहीं लेना चाहिए। टैक्स भी लेगा भैया तो टैक्स उन्हें कर देगा, तो बचेगा क्या? यहाँ पे खाक बचेगा। दूसरा चीज क्या हो सकता है जीएनपी बढ़ाने के लिए? कि जो विदेश में लोग रह रहे हैं उन लोगों को देखभाल हमेशा अच्छे से करते रहना चाहिए, ताकि लोग वहां पे अच्छे से खुशहाल जीवन बीत सके, और जिस देश में है वहां की पैसा धकाधक इंडिया में भेज सके, ताकि हमारे देश का जीएनपी बढ़ सके। ये जीएनपी बढ़ाने की काम हुआ। जीडीपी कैसे बढ़ेगा सर? तो जीडीपी का मतलब विदेश वाला कंपनी आना चाहिए भारत, और विदेश वाला कंपनी भारत कैसे आएगा? मान लीजिए कि चाइना एक बहुत बड़ा कंपनी खोलने जा रहा है इंडिया में। अब भारत के लोग ऐसे होते हैं ना कि जिस जमीन पे कंपनी खोलेगा, पहले उस जमीन वाला बोलेगा हाँ, इस जमीन के ऊपर जो भी कंपनी खोलेगा वहां के सीईओ हमारे हस्बैंड रहते हैं, यहाँ के जो सीटीओ रहेगा वो भैया हमारा बेटा रहते, सब ऊपरी खानदान वाला तो आ जाएगा उसमें। तो कहां से कोई कंपनी आएगा भारत में? अब दूसरी चीज ये भी मोदी जी से सोचना चाहिए कि जो विदेश वाला कंपनी हमारे देश में आ रहे हैं, उस सारे कंपनियों वालों को टैक्स कम कर दीजिए, तब तो वहां के लोग कंपनी भारत देश में आएंगे। तीसरी काम ये करना चाहिए मोदी जी को कि विदेश वाला कंपनी के साथ जाकर मिलजुल के साथ हाथ मिलाकर रहना चाहिए अन्य देशों से। इसमें तो नरेंद्र मोदी से बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता है। आज देख रहे हैं हमारे देश की कर्मठशील दृढ़शील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रत्येक देश के साथ संबंध बना रहे हैं।
अब संबंध बनाने का मेन रीजन उसका बहुत बढ़िया स्टैटिक्स है कि कम से कम वहां के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और वहां की कंपनियों को अपने देश में बुलाते हैं। क्यों? ताकि हमारे देश की जीडीपी बढ़ जाए। और कुछ लोग बोलते हैं मोदी जी खाली घूमते रहे। भैया मोदी जी केवल घूम रहे हैं। अबर तो कुछ दिन पहले अफ्रीका का एक देश है इथोपिया, जिसकी राजधानी हदीस अबाबा, वहां पे एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिसका नाम था हाईली गुप्पी। वहां पे प्रभावित हो रहे लोगों के साथ जाकर हाथ मिलाए और वहां के प्रधानमंत्री से मुंह से कहवा दिए जय माता। तो ये आदमी नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों को जन्म नहीं अवतार हुआ है। मोदी जी से एक और गुजारिश है कि आप अन्य देशों में जाइए और वहां की पहले तो प्रधानमंत्री से मिलना पड़ेगा, उसके बाद वहां की कंपनियों से मिलिए और कंपनियों को अपने यहाँ साधन दीजिए, उस तरह से साधन दिलवाइए ताकि कंपनी को कोई बिना लॉस हुए हमारे देश में आ सके और एक से एक कंपनियां खोल सके ताकि हमारे देश के लोग उस कंपनियों में रोजगार प्राप्त कर सके। तो हम लोगों को जीडीपी, आज हमारे देश जीडीपी के मामले में 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे में जर्मनी, चौथा में जापान और 5वें स्थान पर भारत है। जिस समय हमारे देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं थे, उस समय की जीडीपी देखिए, हमारा देश की जीडीपी 9वें से 10वें रैंक पर था। आज हमारे देश की जीडीपी 5वें रैंक पर आ गई है। कुछ साल और रुकिए, हमारे देश की जीडीपी जापान को पीछे छोड़ देगा, जर्मनी को पीछे छोड़ सकता है, तो हमारे देश की जीडीपी कहाँ चली जाएगी? भैया हमारे देश की जीडीपी चल जाएगी 3रे नंबर पर। लेकिन दुख की बात यह भी है कि हम अपने जीवन काल में भारत देश की जीडीपी हम कभी नहीं देख पाएंगे भैया कि 1 नंबर पर होगा, क्योंकि एक लेवल होता है कि किसी भी चीज को छलांग मारना है तो 2 फीट गड्ढा को आप छलांग मार सकते हैं, लेकिन 100 फीट गड्ढा को कैसे छलांग मार सकते हैं? इसके लिए पहले उसमें बालू डालना पड़ेगा, तब उसमें जंप लगाने का प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके छलांग मार सकते हैं, जो कि इसको लाने के लिए आपको लाखों साल लग सकती है। हमारे देश, अच्छा ये जो पाकिस्तान है भैया उसको कहने नहीं भैया को, उसका जीडीपी बिलियन में, हम अमेरिका की जीडीपी 27 ट्रिलियन है। सोचो ट्रिलियन, 3 6 3 3 10 के पावर 12 ट्रिलियन, 27 गुने 10 के पावर 12 ट्रिलियन। चीन का 18 गुने 10 के पावर 12 ट्रिलियन, मतलब 27 ट्रिलियन, 18 ट्रिलियन, 4.5 ट्रिलियन। जापान का 4.2 ट्रिलियन, भारत का 3.7 ट्रिलियन है। अब ट्रिलियन का मतलब 12 और पाकिस्तान का है 410 बिलियन। ले कहा है 410 बिलियन, उसके आगे पीछे रे, अरे बैल के कर बोलता है हम भारत को पीछे छोड़ देंगे। अरे भैया तुम पहले, हम लोग बचपन में हवाई जहाज उड़ाते थे पेपर वाला, तुम ओकरे उड़ाओ पहले। अमेरिका सब बनाता है जहाज, वहां खाली लाता है और पेंट कर देता है पाकिस्तान को, बोलता है पाकिस्तान बनाया। अरे बैल गई का नहीं जानते रे, बिलियन में है पाकिस्तान का। हाँ अमेरिका तो ट्रिलियन में है, लेकिन भैया पाकिस्तान को बिलियन में। भारत को जरा देखने रे बैल, ट्रिलियन में है, 5वें नंबर पर आ गया है। यही पाकिस्तान 41 से 42वें नंबर पर। ले इसका जीडीपी कहीं होगा, कहीं ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन लोग कटोरा लेके भीख मांगेगा जाके, क्योंकि जिसका गीता में लिखा हुआ है जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा। और पाकिस्तान का जन्म हुआ है 14 अगस्त 1947 को। तो हम अपने जीवन काल में देख के जाएंगे कि पाकिस्तान भी जाएगा भीतरे। पाकिस्तान देखिए कुछ साल और रुकिए, पाकिस्तान एक अलग देश में टूटने वाला है जिसका नाम है बलूचिस्तान, और वो टूट ही जाएगा। हम तो अपने जीवन काल में देख के जाएंगे उसको, आप भी देख लीजिएगा पाकिस्तान टूटेगा। पाकिस्तान की कितना है? 410 बिलियन है, हमारा 3.7 ट्रिलियन है। अरे दादा कितना दुख की बात है। अब हम लोग देखेंगे जीडीपी, जीएनपी देख लिए, उसी का एक 2 और पार्ट है जिसका नाम है एनडीपी, अरे होता है एनएनपी। ये दोनों क्या चीज होता है भैया? जीडीपी में डिप्रेशिएशन एक होता है, इसमें एक बात होती है डिप्रेशिएशन। डिप्रेशिएशन क्या होता है? जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल हवास। मूल हवास क्या होता है? मूल हवास समझिए कि जीडीपी में टाटा 100 रुपये का सामान बना रहा था और सैमसंग जो है वो 10 रुपये का सामान बना रहा था। अब 10 रुपये का सामान बना रहा था तो टोटल कितना रुपया हुआ? 110 रुपया हुआ। भैया 110 रुपया हुआ था जीडीपी हमारे देश का, लेकिन कोई गारंटी है कि जो सैमसंग जो कंपनी जो बना रहा था जो प्रोडक्ट, वह प्रोडक्ट 10 का 10 ही ठीक ठाक होगा? एक दो तो टूटल फाटल भी होगा। अब मान लो ये 10 रुपया में से इसका 5 रुपया का टूटल फाटल निकल गया, टूट फाट गया, तो इसको क्या जुड़ाएगा? वो घटेगा। तो कितना रुपया टूट फाट गया भैया? तो 5 रुपया का, 5 रुपए का टूट फाट गया। किसका? सैमसंग कंपनी वाला में 5 रुपया के मूल हवास हो गया, कट छट गया, टूट फाट गया।
तो यहाँ बचा कितना 105, तो 105 जो कहलाएगा वो एनडीपी कहलाएगा। कैसे लिख दिए सर एनडीपी? अरे भैया जीडीपी है और यहाँ पे जीएनपी है, तो जी को हटा को एनएन लगा देंगे, तो यहाँ पे एन लगाएंगे तो एनडीपी, यहाँ पे एन लगाएंगे तो एनएनपी। तो जीडीपी में जो मूल हवास होगा, जो मूल हवास कहने का मतलब हुआ कटल फटल। जैसे कि आप अंडा खरीदने गए एक पत्ता का दाम मान लो 200 रुपया है। अब 200 रुपया का पत्ता है, अब उसमें मान लो 2 अंडा टूट फूट गया, तो टूट फूट गया तो क्या 2 अंडा का ही दाम और जोड़ के लेगा? 2 अंडा दाम हटा देगा, तो वो जो हटा दिया ना वो डिप्रिसिएशन कहलाता है। मूल हवा फूट फाट के सर उड़ के खत्म हो गया। तो भैया 200 रुपये में 2 अंडा की कीमत घटा के ना देगा, तो टोटल अंडवा में घटा दिया क्या 5%, मतलब टोटल जीडीपी में घटा दिया कितना 5%। तो जीडीपी में भारत में जो आया कंपनी है उसका कितना मूल हवास हुआ उसमें घटा देंगे तो वह एनडीपी क्या कहलाएगा? एनडीपी कहलाएगा। अब जीएनपी क्या है? जीएनपी का मतलब होता है कि हमारा देश में जो आया था ये मंगरू कौन पीयूष, 20 रुपया कमा के लाया था, लेकिन क्या हुआ 5% उसको भुला दिया। 5% जो सामान खरीदा था उसको काट गया, तो 5% बाहर वाला लाया था तो 5% खराब हुआ। तो जीएनपी में कितना हमको कमी हुआ 5%। तो इसमें था 120 और कितना टका हटा 115 बचा, तो 115 कहलाएगा एनएनपी। तो जीडीपी कितने प्रकार की? 4, एक जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। एक शॉर्टकट तरीके से समझिए क्या होता है चारों में अंतर। एक मान लो हमारा भारत देश है, एक भारत देश के अंदर एक साल में वस्तु की मूल्य और वस्तु की सेवा के द्वारा एक साल में उत्पन्न होने वाली कुल पैसे की ही तो जीडीपी कहते हैं। अब भैया जीडीपी का मतलब एक कोई देश है, हमारा देश है, उस देश में विदेश का कंपनी आया है, हमारा देश का कंपनी है, 100 रुपया बनाया है हमारे कंपनी, 20 रुपये 10 रुपया बनाया विदेश की कंपनी। अब भैया 20 रुपये 10 रुपया बनाया तो टोटल 120 हुआ, तो टोटल कहलाएगा जीडीपी। अब भैया ये जो कंपनी आया हमारे देश में तो कुछ बनाया, उसमें कुछ तो टूट फूट तो गया ना, जो कुछ खटा कुछ टूटा फूटा मूल हवास हुआ, डिप्रिसिएशन हुआ, तो जीडीपी टोटल में जो टूट फूट गया कितना का टूट फूट गया उसको घटा देंगे तो कहलाएगा एनडीपी। समझ में आ गया? दूसरा एनएनपी क्या होता है? हमारे भारत देश है, उस देश में अपना भारत वाला टाटा का 100 रुपया बनाया, 20 रुपया पीयूषवा उधर से कमा के लाया था, लेकिन क्या हुआ 5 रुपए का सामान का टूट गया। ले अब 5 रुपए का सामान टूट गया भैया, तो उसके पास कितना बचा? जितना डिप्रिसिएशन हुआ कमी बचा वही क्या कहलाएगा? एनएनपी। तो ये हुआ हम लोगों की अपना भारत देश की पूरा अर्थव्यवस्था कि किस तरह से जीडीपी है हम लोगों को, इस तरह से ये हुआ हम लोगों को कंप्लीट जीडीपी।